नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सेना ने दागे तोप के गोले तो भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत ने लिया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को झटका देने का संकल्प। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा राज्य साथ दे या ना दे, केंद्र सरकार अपने दम पर नागरिकता कानून लागू कर रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तानी सेना ने दागे मोर्टार और तोप के गोले, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई चौकियां तबाह। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जारी जिला विकास परिषद चुनाव में खलल डालने के लिए पाकिस्तानी सेना पुंछ और कठुआ में लगातार गोलाबारी कर मोर्टार दाग रही है। दूसरे दिन रविवार को भी पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के देगावर सेक्टर में गोलाबारी के साथ मोर्टार और तोप के गोले दागे। भारतीय सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा है। गोलाबारी की चपेट में कई रिहायशी इलाके आए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। दोनों तरफ से देर शाम तक लगातार गोलाबारी जारी थी। इससे पूर्व शनिवार को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर में गोलाबारी की थी। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब 5:40 पर पाकिस्तानी सैनिकों ने पुंछ जिले के देगवार सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी के साथ मोर्टार दागने शुरू कर दिए। सतर्क भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पाक सेना की कई चौकियों को नुकसान पहुंचा है। इस पर बौखलाई पाक सेना ने मोर्टार के साथ तोप के गोले दागने शुरू कर दिए, जो पुंछ जिला मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर नाले में गिरे। गोलाबारी से नियंत्रण रेखा पर डर का माहौल बन गया और लोग रोजमर्रा का कार्य छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने लिया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पीछे छोड़ने का संकल्प, रविशंकर प्रसाद। जी हां दोस्तों, दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि भारत ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के जरिए वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के साथ ही मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे क्षेत्रों में पीएलआई योजना के विस्तार से भारत को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण केंद्र बनाना चाहती है। प्रसाद ने उद्योग संघ फिक्की के वार्षिक अधिवेशन में कहा, हम चाहते थे कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बने। अब मैं भारत को चीन से आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा हूं। यह मेरा लक्ष्य है और मैं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहा हूं। भारत 2017 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019 में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ाकर 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर जोर दिया गया है। इनमें से 13 लाख करोड़ रुपए मोबाइल विनिर्माण खंड से आने की उम्मीद है। प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत को वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पीएलआई योजना को लाया गया है। उन्होंने कहा कि पीएलआई का मकसद विश्व स्तरीय कंपनियों को भारत में लाना और भारतीय कंपनियों को विश्व स्तरीय बनाना है। सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई योजना के तहत पात्र कंपनियों को 48,000 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन मिल सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, राज्य साथ दे या नहीं, केंद्र अपने दम पर सीएए लागू करेगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले हुए हमले के दौरान घायल हुए बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सीएए लागू करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार सक्षम है। अगर स्टेट सहयोग देगा तो भी लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी लागू करेंगे। इन दिनों कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा है। गौरतलब है कि असम में शनिवार को नागरिक समाज संगठन की ओर से गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीएए पर बयान आया। उन्होंने कहा कि कोई राज्य सहयोग करे या न करे, वे कानून लागू करेंगे। विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में सीएए लागू करने को लेकर मीडिया से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सीएए लागू करने के लिए राज्य की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार स्वयं सक्षम है। अगर कोई राज्य सहयोग देगा तो भी इसे लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी इसे लागू करेंगे। बीते साल 11 दिसंबर को ही असम में सीएए के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। वहां 1 वर्ष पूरा होने पर शुक्रवार को कई छात्र संगठनों और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अखिल असम छात्र संघ, उत्तर पूर्व छात्र संगठन, कृषक मुक्ति संग्राम समिति और असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद सहित कई संगठन शामिल थे। इन सभी संगठनों ने सीएए के खिलाफ असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर इसे निरस्त करने की मांग फिर उठाई है।
CAA की पहली वर्षगांठ को नेसो द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। क्षेत्र के छात्र संगठनों ने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि इस कानून के खिलाफ पूरा पूर्वोत्तर एकजुट है और इन राज्यों में CAA लागू करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने CAA के खिलाफ काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने इसे असंवैधानिक, सांप्रदायिक और पूर्वोत्तर विरोधी करार दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को हराने के लिए भारतीय सैनिक पहनेंगे नकली स्किन, अदृश्य होकर करेंगे जंग। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत लगभग 8 महीनों से आमने सामने हैं। चीन ने अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति दिखाते हुए अतिक्रमण करने की कोशिश तो की, लेकिन भारत की जाबाजी के सामने टिक नहीं सका। अब चीन तकनीक के जरिए अपने सैनिकों को मजबूत रखने की फिराक में है, लेकिन भारत भी कम नहीं। हो सकता है कि जल्द ही भारतीय सैनिक ऐसे कपड़े पहन सकें कि वे दिखाई ना दें। ये किसी साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसा सचमुच हो सकता है। दक्षिण कोरिया ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने हाल ही में ऐसी क्लॉकिंग स्किन तैयार की है जिसे पहनने के बाद सैनिक या कोई भी अपने आसपास के वातावरण में ऐसा घुल मिल जाए कि दिखाई ना दे। वहाँ के वैज्ञानिकों की ये कोशिश वैज्ञानिक जर्नल एडवांस फंक्शनल मटेरियल्स में छपी है। ये कोई ऐसी वैसे स्किन या कपड़े नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह से अत्याधुनिक होंगे। ये थर्मल कंट्रोल्ड होंगे और कुछ इस तरह से तैयार होंगे कि सैनिक इसे पहनने के बाद थर्मल इमेजिंग कैमरा को भी देख सके। इससे सैनिकों का पकड़ाई में आना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि वे ही उल्टे दुश्मन सेना में सेंध लगा सकेंगे। साथ ही ये काफी फ्लेक्सिबल भी होंगे ताकि सब पर फिट आ सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के अनशन के बीच अमित शाह के घर अहम बैठक, कृषि मंत्री तोमर भी मौजूद। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानून के विरोध कर रहे किसानों ने आज अपना आंदोलन तेज कर दिया है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए वह भूख हड़ताल पर चले गए हैं। किसानों को मनाने की लगातार कोशिश कर रही सरकार ने एक बार फिर अहम बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जारी बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को विपक्षी दलों पर नए कृषि कानूनों के बारे में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन कानूनों से कुछ समय के लिए परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। गतिरोध खत्म करने के लिए 40 प्रदर्शनकारी किसान संघों के साथ चल रही वार्ता का नेतृत्व कर रहे तोमर ने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया, तब सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। इसी तरह नागरिकता कानून में संशोधन और राम मंदिर के मुद्दे पर भी विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जब कृषि सुधार लाए गए तो उस पर भी विरोध हुआ। कुछ लोग केवल विरोध करके देश को कमजोर करना चाहते हैं, यह उनकी आदत बन गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। सरहद पर तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को दी बड़ी छूट, चीन और पाकिस्तान के छूटने लगे पसीने। जी हां दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले 6 महीने से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुरक्षा बलों ने गंभीर युद्ध के हालात में हथियारों और गोला बारूद का भंडार बढ़ाने का फैसला किया है। अब 15 दिनों का गोला बारूद इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार ने जंग के हिसाब से तीनों सेनाओं को 15 दिन का गोला बारूद और हथियार जमा करने की छूट दे दी है। अब तक सेनाएं 10 दिन की जंग के हिसाब से हथियार जुटाती थी। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने बड़ा कदम LAC पर चीन से चल रहे तनाव और LOC पर पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही उकसावे की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए उठाया है। चीन के साथ लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हालात देखते हुए भारत सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से सेना अपनी जरूरत के मुताबिक चीजों का स्टॉक और इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल कर सकेगी। देश के अलावा विदेश से भी 50,000 करोड़ के हथियार खरीदने की योजना है। इस नए अधिकार और आपातकालीन खरीद की शक्तियों का इस्तेमाल कर सेना अगले कुछ महीनों में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च करने वाली है। देसी और विदेशी स्रोतों से विभिन्न तरह के रक्षा उपकरण और गोला बारूद खरीदे जाएंगे। सरकार का यह कदम चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी पुख्ता करने की दिशा में देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने गंभीर युद्ध के हालात में हथियारों और गोला बारूद का भंडार बढ़ाने का फैसला किया है। अब 15 दिनों का गोला बारूद इकट्ठा करने का फैसला किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुंछ में बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए, एक को जिंदा पकड़ा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के एक एनकाउंटर में एक जिंदा आतंकी पकड़ा है, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी पाकिस्तान के थे, जबकि इन आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। भारी बर्फबारी के बीच चौकन्ने हिंदुस्तान सैनिकों ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को ही नुकसान पहुंचाने के इरादे यह आतंकी सीमा पार से भारत में दाखिल हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख सीमा पर गतिरोध के बीच चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं ने किया संयुक्त अभ्यास। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर जारी गतिरोध के बीच चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाएं भारतीय सीमा से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर सिंध में संयुक्त अभ्यास कर रही है।
इसे भारतीय नौसेना की सहभागिता वाले भारत प्रशांत क्वाड अभ्यास का जवाब माना जा रहा है। एक सप्ताह पहले ही चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगही ने पाकिस्तान के दौरे में सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया था। शाहीन या फॉल्कन IX नामक यह संयुक्त अभ्यास कराची के निकट हाल ही में ऑपरेशनल हुए भोलारी एयरबेस पर चल रही है। 9 दिसंबर से शुरू हुआ यह अभ्यास इस महीने के अंत तक चलेगा। इस अभ्यास के लिए चीन ने चौथी पीढ़ी के विमान शेनयांग J-11 तथा चेंगदू J-10 मल्टी रोल जेट भेजे हैं, जबकि पाकिस्तान ने तीसरी पीढ़ी के मिश्रित विमानों चीन निर्मित चेंगदू F-7 इंटरसेप्टर, फ्रांसीसी दासो मिराज 5 तथा चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित नए मल्टी रोल JF-17 थंडर को उतारा है। F-16 जैसा कोई भी अमेरिकी विमान इसके लिए तैनात नहीं किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम भारत के साथ हैं, चीन के नहीं। पुतिन से जिनपिंग को एक और करारा झटका। जी हां दोस्तों, खराब आर्थिक हालात के कारण चीन अपने महत्वाकांक्षी BRI प्रोजेक्ट की फंडिंग जारी रखने में अब नाकाम साबित हो रहा है। मीडिया आपको यह बता चुके हैं कि कैसे अब चीन का सारा ध्यान बाहरी बाजार से हटकर अपने घरेलू बाजार पर केंद्रित हो चुका है और वह अपनी डुअल सर्कुलेशन नीति के तहत घरेलू मांग को बढ़ाने पर ही जोर दे रहा है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब मौके पर चौका लगाते हुए मध्य एशिया में BRI के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को आगे बढ़ाने का अवसर ढूंढा है। पुतिन ने कहा कि अगर क्षेत्र में BRI को आगे बढ़ाना है तो उसे EAEU के साथ ही जोड़ना होगा। इसके साथ ही पुतिन ने EAEU में भारत की भागीदारी पर भी जोर दिया है। साफ है कि रूस अब EAEU के जरिए भारत के साथ मिलकर मध्य एशियाई देशों में BRI के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहता है। बता दें कि BRI के शुरू होने के करीब 2 सालों के बाद वर्ष 2015 में रूस के नेतृत्व में EAEU की स्थापना की गई थी और इसका मकसद मध्य एशियाई देशों और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना था। आज रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान इसके सदस्य हैं, जबकि मोल्डोवा, क्यूबा और उज्बेकिस्तान इसके ऑब्जर्वर मेंबर हैं। हाल ही में संपन्न हुई यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की एक बैठक में पुतिन ने भारत को भी इसमें निमंत्रण देने की बात कही है। अगर भारत इस अहम समूह का सदस्य बनता है तो वह मध्य एशियाई देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का अच्छा अवसर ढूंढ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनवरी से भारत में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन, अक्टूबर तक सभी को मिल सकती है डोज। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। यह दावा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला का। उनका कहना है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अक्टूबर 2021 तक भारत में सभी का टीकाकरण हो जाएगा, जिसके बाद सामान्य जीवन फिर से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा इस महीने के अंत तक हमें एक इमरजेंसी लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन व्यापक उपयोग के लिए लाइसेंस बाद में मिल सकता है। अदार पूनावाला ने कहा कि हमें विश्वास है कि यदि नियामक एक अच्छा संकेत देते हैं तो भारत का टीकाकरण अभियान जनवरी 2021 तक शुरू हो सकता है। जिस दिन भारतीय आबादी के 20% लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग गया, उससे आत्मविश्वास और भावनाओं का पुनरुत्थान होगा। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक उम्मीद है कि सभी के लिए पर्याप्त टीके होंगे और सामान्य जीवन फिर से पटरी पर लौट आएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया था और कोरोना वैक्सीन की तैयारी की समीक्षा की थी। इस दौरे से पहले CEO अदार पूनावाला ने कहा था कि उनकी कंपनी का फोकस है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे पहले भारत में दे, उसके बाद दुनिया के अन्य देशों में सप्लाई करे। सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनेका दवा कंपनी की वैक्सीन का उत्पादन भारत में कर रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान और चीन से एक साथ 2 फ्रंट वार की तैयारी जुटी तीनों भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, तीनों भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और चीन से एक साथ 2 फ्रंट वार की तैयारी के मद्देनजर अब 10 दिनों के बजाय 15 दिनों के पूर्ण युद्ध के लिए गोला बारूद और हथियारों का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सशस्त्र बलों को 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत ने 15 दिनों के गहन युद्ध के लिए अगले 2 माह में हथियारों और गोला बारूद का स्टॉक बढ़ाने के लिए रक्षा बलों को अधिकृत करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को युद्ध परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए 10 दिन का गोला बारूद और हथियारों का स्टॉक रखने के पहले से ही आदेश है, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर एक साथ संघर्ष के चलते भारत 2 फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारत ने 15 दिनों के गहन युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद का स्टॉक बढ़ाने के लिए रक्षा बलों को अधिकृत करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा बलों को विस्तारित स्टॉकिंग और आवश्यकताओं को पूरा करने में आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। स्थानीय और विदेशी स्रोतों से हथियार और गोला बारूद खरीदने में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि पहले से चल रहे 10 दिवसीय स्टॉकिंग से हथियार और गोला बारूद का भंडार
न्यूनतम 15 दिन के लिए बढ़ाने का मकसद चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ युद्ध लड़ने के लिए रक्षा बलों को तैयार करना है। इसलिए दोनों दुश्मनों से एक साथ कम से कम 15 दिवसीय गहन युद्ध लड़ने के लिए कई हथियार प्रणालियों और गोला बारूद का अधिग्रहण किया जा रहा है। कई साल पहले सशस्त्र बलों को 40 दिवसीय गहन युद्ध के लिए स्टॉक करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन हथियारों और गोला बारूद के साथ साथ युद्ध के बदलते स्वरूप के कारण इसे 10 दिनों के स्तर तक लाया गया था। अब रक्षा बलों के लिए इसे बढ़ाकर 15 दिनों के लिए मंजूरी दे दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, एक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुनरकोट के ऊंचे इलाकों में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि एक को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि माना जा रहा है कि आतंकवादी करीब 3 दिन पहले नियंत्रण रेखा पार कर इस तरफ आए थे। वे दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें दोपहर बाद मुगल रोड के पास उन्हें पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों का संयुक्त समूह था और इसे जिला विकास परिषद चुनावों को प्रभावित करने के लिए यहां भेजा गया था। अधिकारियों ने बताया कि सेना की मदद से पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुदूर छतापानी दुगरन गांव में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी बर्फ से घिरे इलाके में फंस गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और इसके बजाय घेराबंदी तोड़ने की कोशिश में सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने कहा कि गोलीबारी के दौरान एक अन्य आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि मारे गए दोनों आतंकवादियों के पाकिस्तानी नागरिक होने का संदेह है और उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा है कि यह समूह 3 दिन पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ कर शोपियां जिले की ओर जा रहा था। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद सेना के साथ मिलकर पुलिस ने अभियान शुरू किया और भागने के सभी रास्तों को बंद कर दिया, लेकिन बर्फबारी के कारण अभियान धीमा पड़ गया। अधिकारियों ने कहा कि मौसम में सुधार के साथ अभियान सुबह फिर शुरू हुआ और आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल की सियासत में मचा बवाल। अब भाजपा ने चुनाव आयोग से की केंद्रीय बल तैनात करने की मांग। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल के केंद्रीय प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से बंगाल में चुनाव को देखते हुए अभी से ही केंद्रीय बलों की तैनाती करने की मांग की। विजयवर्गीय रविवार को बीरभूम जिले स्थित शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय पहुंचे थे और विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत मुखर्जी से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। विजयवर्गीय के साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा भी उनके साथ थे। विजयवर्गीय ने पत्रकारों से कहा कि ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है, आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहती हैं। बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं भी आतंक और भय नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकें और आतंक और हिंसा की राजनीति समाप्त हो, इसलिए अभी से केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा जिस प्रकार से प्रत्येक दिन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, यह स्थिति चिंताजनक है। कल ही हाली शहर में भाजपा के जनसंपर्क अभियान और नए अन्याय का प्रचार करने गए भाजपा कार्यकर्ता की निर्ममता से हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले नड्डा के काफिले पर हमला किया गया, भाजपा के कई नेताओं की गाड़ियों को तोड़ डाला गया, मुझे भी चोट आई। ऐसी स्थिति में बंगाल में निष्पक्ष चुनाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। पुलिस भी पूरी तरह से टीएमसी से मिली हुई है और टीएमसी के कैडर की तरह व्यवहार कर रही है। इसलिए बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह जरूरी है कि चुनाव आयोग अभी से ही केंद्रीय बल की तैनाती करे, ताकि आम लोगों व मतदाताओं में विश्वास पैदा हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लीज पर नहीं ली जाएगी किसानों की जमीन, गड़बड़ी करने वाले सख्त एक्शन लेगी सरकार। बीजेपी। जी हां दोस्तों, बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में किसान सम्मान निधि का फायदा 80 लाख किसानों को पहुंचा है, जिनको 8,000 करोड़ रुपया दिया गया। ये नया कानून किसानों को ही मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का किसान अच्छा टमाटर पैदा करता है, फसल पैदा करता है। अगर तमिलनाडु की कोई कंपनी आती है, किसान को अच्छा पैसा देती है, तो किसान उन्हें अपना अनाज क्यों नहीं बेचे। लेकिन कुछ लोगों की जिद है कि किसान मंडी में ही अपना अनाज बेचे। सिर्फ एक प्रदेश के लोग चाहते हैं कि किसान मंडी के चंगुल से बाहर नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार को 1 लाख करोड़ का विशेष पैकेज मिला है। मखाना लीची को विदेशों तक पहुंचाने की कोशिश है। इस कानून के अंतर्गत किसान की जमीन पर कोई बंधन नहीं होगा। किसान की जमीन लीज पर नहीं ली जाएगी। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार किसान के पीछे खड़ी रहेगी। गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम ने साफ तौर पर कहा है कि एमएसपी नहीं हटेगी, लेकिन किसानों के आंदोलन की आड़ में आंदोलन के कंधे से जो लोग भी गोली चलाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में
महाराष्ट्र में दंगा फैलाया, अब किसानों के पीछे आ खड़े हो गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस बिल का विरोध कर रही है। राहुल गांधी को किसानी कितनी आती है? कभी राहुल गांधी आए तो उनसे किसानी के बारे में पूछिए। 2019 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मंडी सिस्टम खत्म करने की बात कही थी। आम लोगों ने कांग्रेस को पहले हराया, आगे भी हराएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी भारतीय सेना, किए गए ये खास इंतजाम। जी हां दोस्तों, लद्दाख LAC पर चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना द्वारा रक्षा रणनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से खबर मिली है कि भारतीय सेना अब दुश्मन देश का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा गोला बारूद रिजर्व रखेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।